हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये 14 क्वेश्चंस हैं जो हमारे पीवाईक्यू हैं। तो आज इन क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को चलिए देखते हैं। इसी के साथ अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन है। बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा मिलाकर जो जब अगर हम भोजन पकाते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन है जो पूर्णतः नष्ट हो जाता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? विटामिन बी। कौन सा विटामिन है जो पूर्णतः नष्ट हो जाता है? तो विटामिन बी। खाने के सोडे में अगर हम भोजन में हम खाने का सोडा मिलाते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो विटामिन बी जो है पूर्णतः नष्ट हो जाता है। विटामिन बी जो है किसमें घुलनशील है? तो विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बी एंड सी क्या है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इसको देखते हैं। जीरोथैलेमिया किसकी कमी से होता है? तो जीरोथैलेमिया किसकी कमी से होता है? तो ये जो बीमारी है ये किसकी कमी से होता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? विटामिन ए की कमी से होता है। ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से और कौन कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, जीरोथैलेमिया होता है, इसकी कमी से जो है विटाट स्पॉट होता है, जीरोसिस कंजक्टाइवा होता है, और जो है जीरोसिस कॉर्निया, कैरेटोमलेशिया, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। और जो है एक क्वेश्चन यहाँ से जीएससी में पूछा गया था, जो है विटामिन ए की सबसे खतरनाक स्थिति क्या कौन सी है? तो विटामिन ए की जो है सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? तो जीरोथैलेमिया क्या है? ये विटामिन ए की सबसे खतरनाक स्थिति है। और आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हुआ, जीरोथैलेमिया हुआ, विटाट स्पॉट हुआ, जीरोसिस कंजक्टाइवा हुआ, जीरोसिस कॉर्निया तथा कैरेटोमलेशिया, ये सभी के सभी क्या हैं? तो ये सभी के सभी जो रोग होते हैं ये विटामिन ए की कमी से होते हैं। किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। और जो है विटामिन ए का अगर हम देखें तो इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है? तो जो है हमें इसकी प्राप्ति सबसे अच्छे कहाँ से होती है? तो आम हुआ, कद्दू हुआ और पपीता हुआ, और इन सभी में क्या होता है? इन सभी के सभी में जो है हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। जैसे पपीता हुआ, दूध, आम, यकृत तथा मछली का तेल हुआ, गाजर, कद्दू, ये सभी में क्या है? ये सभी के सभी विटामिन ए के जो है सबसे अच्छे स्रोत हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव में होती है? तो ये जो प्रजनन शक्ति की कमी होती है ये किस विटामिन के अभाव से होती है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जो है क्या होता है? तो ये प्रजनन शक्ति की कमी देखने को मिलता है। और अगर हम थोड़ा सा विटामिन ई के बारे में देखें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। तो प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव में होती है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? विटामिन ई। हमारा आंसर क्या आएगा? विटामिन ई की कमी से क्या देखने को मिलता है? तो प्रजनन शक्ति की कमी जो है विटामिन ई की कमी से देखने को मिलता है। और ये जो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का अगर हम थोड़ा सा देखें, विटामिन ई का जो है अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ई की प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ से होती है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? जैसे नारियल का तेल हुआ, अंकुरित अनाज हुआ, बिनौले के तेल, खजूर के तेल, लाल ताड़ के तेल आदि में क्या होता है? इन सभी के सभी में जो है विटामिन ई पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, टीजीटी में पूछा गया था कि लाल ताड़ के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो लाल ताड़ के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? विटामिन ई पाया जाता है। तो अब जो है विटामिन ई जो है किसमें पाया जाता है? इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसमें किसमें पाया जाता है। तो जो है लाल ताड़ के तेल में हुआ, जबकि ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि लाल ताड़ के तेल में जो है कौन सा विटामिन जो मौजूद होता है? तो कौन सा है? विटामिन ई होता है। और ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2005 में पूछा हुआ है कि लाल ताड़ के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। और खजूर में हुआ, खजूर के तेल में पाया जाता है, नारियल के तेल में हुआ, अंकुरित अनाज में, और
इन सभी में क्या होता है, इन सभी के सभी में जो है हमें विटामिन ई का ये सबसे अच्छा स्रोत है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हम उसको देखते हैं। आयरन और फोलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से होता है। आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी से क्या देखने को मिलता है? अगर हमारी बॉडी में इनकी कमी होती है तो कौन सा रोग देखने को मिलता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? एनीमिया। एनीमिया का क्या होता है? आयरन, फोलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से क्या देखने को मिलता है? तो एनीमिया देखने को मिलता है। एनीमिया देखने को मिलता है। जब एनीमिया होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। तो ये सिम्टम्स क्या कहलाते हैं? एनीमिया होता है। और ये किसकी कमी से होता है? अगर आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हम उसको देखते हैं। कॉर्न, मक्का, जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है, और यह सुगंध किसके कारण होती है और यह किसका अच्छा साधन है? तो हम एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। कॉर्न, मक्का, जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है एवं यह जो है किसका अच्छा साधन है? तो ये जो सुगंध होती है ये किसके कारण होती है, और ये जो मक्का, ये किसका अच्छा साधन है? ये किसमें इसमें क्या पाया जाता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? मक्का में जो ये सुगंध का कारण होता है ये लिनोलेनिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? लिनोलेनिक अम्ल के कारण होता है। यह क्वेश्चन आपका जीआरसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉर्न, मक्का, जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है, यह किसका अच्छा साधन है? यह क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है? तो जीआरसी में पूछा हुआ है। आंसर हमारा क्या आएगा? लिनोलेनिक अम्ल के कारण होती है। यह किसका अच्छा स्रोत है? यह किसका अच्छा साधन है? तो लिनोलेनिक अम्ल का। ये किसका अच्छा साधन है? तो लिनोलेनिक अम्ल का। थोड़ा सा अगर हम देखें तो जो है, अगर आवश्यक असेंशियल फैटी एसिड की बात करें तो असेंशियल फैटी एसिड की संख्या कितनी है? तो असेंशियल फैटी एसिड की संख्या 3 है, यानी कि आवश्यक वसीय अम्ल की संख्या 3 है। कौन कौन से हैं? लिनोलिक अम्ल है, लिनोलेनिक अम्ल है तथा ऑर्किडोनिक अम्ल है। कौन कौन से हैं? इनकी संख्या 3 है। लिनोलिक है, लिनोलेनिक है तथा ऑर्किडोनिक है। कौन कौन सा? आप इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। लिनोलिक है, लिनोलेनिक है तथा ऑर्किडोनिक है। असेंशियल फैटी एसिड की संख्या कितनी है? 3 है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। प्रोटीन में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो प्रोटीन में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? प्रोटीन में जो है 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा हुआ है। टीजीटी राजस्थान में भी पूछा गया है, पीजीटी में पूछा हुआ है, 2021 पीजीटी में भी पूछा हुआ है कि प्रोटीन में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर हमारा आएगा 16%। प्रोटीन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो आंसर हमारा आएगा 16%। प्रोटीन में और क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। क्या क्या इसमें पाया जाता है? प्रोटीन में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन जो है कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन का कैसा यौगिक है? तो प्रोटीन जो है कार्बनिक यौगिक है। थोड़ा सा अगर हम प्रोटीन के बारे में देखें तो प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? प्रोटीन जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? तो प्रोटीन जो है ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से बना है। किससे बना है? ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से बना है। और जिसका अर्थ क्या होता है? अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। ये ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। थोड़ा सा अगर हम प्रोटीन के बारे में और देखें तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है 1838 में डच निवासी मुल्डर ने की थी। इनकी प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो जो है 1838 ईस्वी में डच निवासी मुल्डर ने की थी। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है एमाइलेज को ... भी कहते हैं। तो एमाइलेज को हम और क्या किस नाम से जानते हैं? एमाइलेज को हम और क्या कहते हैं? तो आंसर हमारा क्या आएगा? एमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका टीजीटी 2010 में पूछा हुआ है कि एमाइलेज को हम क्या कहते हैं? तो एमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं। एमाइलेज को हम क्या कहते हैं? तो एमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, हम उसको देखते हैं। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले कीड़ों यानी एंजाइम का नाम है।
तो स्टार्च को जो शर्करा में बदलने वाला जो एंजाइम है, जो किण्वन है, उसका क्या नाम है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? टाइलिन। क्या आंसर आएगा हमारा? टाइलिन। जो स्टार्च को जो शर्करा में बदलने वाला जो किण्वन है वो क्या है? टाइलिन है। मानव में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि मानव में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से ये ऐसे बन सकता है कि भोजन का पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आंसर क्या आएगा कि भोजन का पाचन जो है वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में ऊर्जा ह्रास होती है। तो शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री परिवर्तन होने पर ऊर्जा ह्रास होती है, तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा ह्रास होती है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? 7%। हमारा आंसर क्या आएगा? 7%। तो शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होने पर ऊर्जा ह्रास होती है, कितनी होती है? तो 7% ऊर्जा ह्रास होती है। शरीर का जो ये तापक्रम होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन में क्या होता है? 7% ऊर्जा ह्रास होती है। और ये ऊर्जा जो है ये ऐसा कब होता है? जब हमारे शरीर में जो है बुखार की स्थिति होती है, फीवर की स्थिति होती है, तभी जो है हमारे शरीर में क्या होती है? ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और ज्वर की स्थिति में क्या होती है? ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर डॉट 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 नापने का एक यंत्र है। तो बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर नापने का एक यंत्र है, ये किसको नापता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? BMR को मापता है। किसको मापता है? BMR को। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो अपोषणीय पदार्थ वो होते हैं जिनको हम जानबूझ करके क्या करते हैं? अपने फायदे के लिए जो है हम उसमें मिला देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है? फायदा होता है। तो वो क्या कहलाते हैं? तो आंसर हमारा क्या आएगा? फूड एडिटिव होता है। आंसर क्या आएगा? फूड एडिटिव। आंसर क्या आएगा? फूड एडिटिव, जिसे हम जानबूझ कर क्या करते हैं? अपने फायदे के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से जो है भोज्य पदार्थों में मिलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो फूड एडिटिव कहलाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। तो पोषक तत्वों का जो है अधिकांश अवशोषण होता है, तो कहाँ होता है? ये क्वेश्चन आपका GIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि छोटी आंत के कितने भाग हैं और कौन कौन से हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग हैं, और वो कौन कौन से हैं? जो छोटी आंत में 3 भाग जो पाए जाते हैं उनके 3 भाग हैं, इलियम है, ड्यूडेनम है तथा जेजुनम। ये क्या है? ये छोटी आंत के 3 भाग हैं। कौन कौन से? इलियम, ड्यूडेनम तथा जेजुनम। और अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? स्टिकम है, कोलोन है तथा रेक्टम। बड़ी आंत के कितने भाग हैं? तो बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। कौन कौन से? स्टिकम, कोलोन तथा रेक्टम। ये बड़ी आंत के 3 भाग हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉल क्या है? तो रॉल क्या है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? रॉल एक वर्णक है। रॉल क्या है? तो रॉल एक वर्णक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम है। डॉट 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 घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? सुक्रोज। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? सुक्रोज को हम घरेलू शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? तो सुक्रोज को हम घरेलू शर्करा भी कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम देखें इसके बारे में सुक्रोज, तो सुक्रोज जो है किसके अंतर्गत आता है? तो सुक्रोज किस सैकेराइड का भाग है? तो सुक्रोज जो है ये डाइसेकेराइड का भाग है। सुक्रोज किसका भाग है? डाइसेकेराइड का भाग है। थोड़ा सा अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखें तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखें
तो इसके अगर हम कार्बोहाइड्रेट को भौतिक संरचना के आधार पर देखें, भौतिक विशेषताओं के आधार पर देखें, तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है? पहला शर्कराएं हैं, दूसरा अशर्कराएं हैं। और अगर इसको हम रासायनिक संरचना के आधार पर देखें तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड है। और ये जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज किसके अंतर्गत आता है? तो सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। जो है मोनोसेकेराइड में भी 3 आते हैं, डाइसेकेराइड में भी 3 आते हैं तथा जो है पॉलीसेकेराइड में कई आते हैं। अगर एक बार हम इनको भी देख लेते हैं, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत जो है ये सबसे सरल शर्करा है। इसमें जो है 3 आते हैं। कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। अगर वही हम डाई की बात करें तो डाइसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ तथा लैक्टोज। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। और अगर वहीं हम पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत हमारा स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, डेक्स्ट्रीन हुआ, ये सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी जो है पेक्टिन हुआ, ये सभी जो है पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। ये कुछ था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो वनस्पति स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? तो वानस्पतिक जगत से होती है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत जो है वानस्पतिक जगत से है। तो ये आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस थे, 14 क्वेश्चंस थे। आज हमने इसको देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जितने क्वेश्चन थे ये हमारे पीवाईक्यू हैं। और बाकी जो है ये सभी के सभी न्यूट्रिशन साइंस से ये सभी के सभी क्वेश्चंस थे। तो आज आपने इन क्वेश्चंस को देखा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।